नमस्कार दोस्तों, इनलाइटन वर्ल्ड रिसर्च फाउंडेशन के द राइट पीपल में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हमारे बीच हिमांशु सब्रवाल जी पहुंचे हैं। हिमांशु सब्रवाल जी के बारे में बता दूं, ये एक ऐसे युवा हैं जिन्होंने प्राकृतिक चिकित्सा से निकलने वाली सुयोग थेरेपी पे मास्टरी कर रखी है और उस विषय के साथ साथ अन्य विषयों पर भी वो समाज में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आइए आज उस विषय पर उनसे बात करते हैं। नमस्कार हिमांशु जी। नमस्कार भाई, पहले तो मैं आपका फाउंडेशन का बहुत बहुत धन्यवाद करना Thank you, चाहूँगा thank जो you. आपने मुझे यहाँ पे आमंत्रित किया, बुलाया और अपने फाउंडेशन के मेंबर से अवगत कराया। जी जी, मैं आपके बारे में काफ़ी बरसों से जानता हूँ। बहुत युवा थे जो उस समय से, और आज तो युवा ही हैं खैर। तो ये जो सफ़र रहा, इस सफ़र के बारे में अगर हम जानना चाहें, हमारे दर्शक जानना चाहें, तो थोड़ा सा इसके बारे में बताएं। देखिए, जब हम मिले थे, मेरे एक अच्छे गुरु रह चुके हैं डॉक्टर विनय मलिक जी, तो उनके वहाँ पे हमारी पहली मुलाकात हुई थी। लेकिन जब मैं वहाँ पे पहुँचा तो उससे पहले का भी मेरा सफ़र ऐसा था कि मेरा बिल्कुल भी किसी इसमें इंटरेस्ट नहीं था जो आज मैं कर रहा हूँ। लेकिन मेरे फादर की वजह से मैं वहाँ पे जाना चालू हुआ। जो NIT फरीदाबाद 5 में बारात घर है, वहाँ पे डॉक्टर साहब बैठा करते थे। तो मेरे फादर ने बोला कि वहाँ पे आप बैठो, देखो, सीखो क्या होता है, क्योंकि एक एज होती है 12th के बाद जब बनने और बिगड़ने की होती है जी, है ना। तो मेरे घर वालों का सहयोग था कि आप किसी चीज़ में जाओ। लेकिन मेरा जो बैकग्राउंड है, मेरी मदर भी हेल्थ डिपार्टमेंट से हैं, तो मेरे को भी देख के होता था कि हाँ, लोगों की मदद हो रही है, लोगों की सहायता हो रही है। तो मेरा इसमें आने का पर मन नहीं था, मेरा मन किसी और चीज़ों में था, जैसे एनिमेशन हो गया, ग्राफिक्स हो गया, जो कुछ आगे के लिए रिसर्च वर्क है, आगे के लिए जो हमारा समाज बढ़ता जा रहा है, जैसे हम आज भी देख रहे हैं। तो वहाँ पे मैंने बैठना शुरू किया। वहाँ पे काफ़ी पीड़ित आए, रोगी आए, मैं बैठता था, मैं सीख रहा था। मुझे कुछ नहीं आता था उस टाइम पे, पर डॉक्टर साहब ने मेरे को पूरा सहयोग किया कि आप पूछो मरीज से क्या दिक्कतें क्या हैं। फिर जब मैं पूछता था तो काफ़ी प्रॉब्लम्स निकल के आ रही थी उनके मन में से। तो दिल से किया कि इनके लिए कुछ करना चाहिए। मैं फिर वहाँ पे बैठना चालू हुआ, मेरा मन लगना चालू हुआ। मैं 2-2 घंटे 3-3 घंटे वहाँ दिया करता था, साथ साथ में स्टडी भी कर रहा था, तब भी वहाँ पे दिया करता था। फिर धीरे धीरे मेरा सारा मन उन्होंने डेवलप कर दिया कि आप इसी में आ जाओ, मेरे साथ रहो, लोगों की सेवा करेंगे, आगे बढ़ेंगे इस चीज़ में, इस विषय को बढ़ाएंगे आगे, इस विषय को बढ़ाएंगे आगे। तो वहाँ से जब मैंने देखा कि वहाँ से कई लोग ठीक भी होके जा रहे हैं, अच्छा, तब मेरा एकदम से मन चेंज हो गया कि मैंने नहीं, अब यही करना है। उससे विश्वास बढ़ता चला, क्योंकि किसी को हम ठीक कर रहे हैं, किसी के हम काम आ रहे हैं, तो उससे विश्वास बढ़ता चला गया कि हाँ, ये एक सही जगह है जहाँ पे मुझे आगे करने का कुछ दिल से इच्छा हो रही है। दोस्तों, जैसे कि हमारा इलेक्ट्रन युवा एक प्रोजेक्ट है, हमारा इलेक्ट्रन वर्ल्ड रिसर्च फाउंडेशन के 40 प्रोजेक्टों में से, और हिमांशु बहुत युवा हैं इस टाइम। और जब ये अपने जीवन की शुरुआत कर रहे थे तो मलिक साहब, जो डॉक्टर साहब हैं, जिनको मैं भी जानता हूँ व्यक्तिगत तौर पर, उनके सानिध्य में इनके पेरेंट्स ने इनको इस वजह से रखने के लिए, उनके साथ जोड़ने के लिए इनको जोड़ा कि क्योंकि मैं ऐसा मानता हूँ कि व्यक्तिगत तौर पर बहुत सुंदर हैं, तो स्मार्ट हैं, तो डगमगा भी सकता था वो, क्या नाम, शरीर तो नहीं कहूँगा, एक पग डगमगा सकता था, मन डगमगा सकता था, जो अमूमन हर उम्र में, उस उम्र में हर इंसान का हो सकता है। तो उस बात को सचेत मानते हुए, उस बात की सचेतता को ध्यान में रखते हुए पेरेंट्स ने इस बात को महसूस किया होगा उस दौरान, और इनको एक अच्छी
एक डॉक्टरी की इस पेशे में, जहाँ पर लोगों के व्यक्तिगत और शारीरिक रूप से जहाँ हेल्प होनी होती है, उसका जो एक संस्कार पैदा हुआ, ये उस समय का संस्कार है जो आज ये डॉक्टर के रूप में आप हमारे बीच बैठे हैं। इस सफर में जब आपने इसको किया तो इसमें आपको क्या चीज़ सबसे अच्छी लगी और इसकी क्या थेरेपी है, इसके बारे में थोड़ा बताएं। देखिए, मैं बेसिकली ज़्यादातर न्यूरो के पेशेंट देखा करता हूँ। अच्छा। जिसमें लकवे ओह माय के गॉड। ज़्यादा पेशेंट होते हैं, जिनको हम पैरालाइज के नाम से जानते हैं। अच्छा। तो मैंने अपने फील्ड में कई पेशेंट देखे हैं, बट मेरी रुचि पैरालाइज वाले में, जो घर से उठ के आ नहीं पाते हैं। ओह, ये तो बहुत टिपिकल हार्ट सब्जेक्ट है। हाँ, तो जो घर से उठ के आ नहीं पाते हैं, ठीक है, मैं ये चाहता था कि मैं क्लिनिक भी डाल सकता था, मैं क्लिनिक पे बैठ के पेशेंट भी देख सकता था, लेकिन जो उनकी पीड़ा है ना, उससे बड़ी कोई पीड़ा मेरी नज़र में नहीं है। दोस्तों, किसी आदमी के दर्द की दवा बन जाना, ये अपने आप में बहुत बड़ा संस्कार है, और इसके पीछे उस परिवार को साधुवाद है बतौर माता पिता, जिन्होंने इस युवा को इस भाव के साथ, इस संस्कार के साथ समाज की सेवा के लिए भेजा। आपने कुछ ऐसे कुछ पेशेंट्स को ठीक किया अपनी इस विधा से, आप ऐसा मैंने कई पेशेंट देखे हैं ऊपर वाले की दुआ से। मैं ये नहीं कहूँगा कि मैंने देखे, मैं एक जरिया हूँ। जरिए, बहुत बढ़िया। जो मिलवाता है, जो करवाता है, वो सब उसके हाथ में है। वो एक RX लिखा होता है डॉक्टर की उस RX लिखा होता है, तो वो शायद उसी का सिंबॉलिकली कुछ ऐसा बोलते हैं। मैंने जब मैं पढ़ रहा था तो मैंने उसका स्टडी किया। तो एक जीसस का एक जिसुस साइन था, RX, है ना। तो X जो निकलता है, कुछ नहीं निकलता है, रिकमेंडेड फॉर, उसको मानते हैं कि गॉड की नज़र में जो लिख दिया वो लिख दिया। RX की फुल फॉर्म बता पाएंगे आप, याद है कुछ? मैंने आपको स्टडी बता दी जो मैंने आपको करी थी। अब मैंने काफ़ी टाइम पहले इसके बारे में पढ़ा था। दोस्तों, हमने थोड़ा बहुत पढ़ा है उस विषय पर। ये बेसिकली RX जो डॉक्टरी लाइन के अंदर प्रिस्क्रिप्शन के शुरू में लिखा जाता है, वो उस परमपिता परमेश्वर को हाजी नाजी मानकर प्रिस्क्रिप्शन को लिखने का एक भाव रहता है उस डॉक्टर का, चाहे वो कितना भी पढ़ा लिखा हो, कितना भी टैलेंटेड हो, कितना भी हायर क्वालिफाई क्यों ना हो, और उस भाव के साथ वो अपने जीवन की, अपने दिनचर्या की, अपने मरीजों की सेवा की जो शुरुआत करते हैं। इसमें डॉक्टर हिमांशु ने जो बताया हमें कि भाई जिस थेरेपी पे इन्होंने काम किया, उसमें इनका जो विशेष रुचि रही वो लकवाग्रस्त पैरालाइट जो पेशेंट होते हैं उनको विशेष तौर पर देखने का इनका रहा। और ये इनका ये मानना है कि भाई चूंकि वो आ नहीं सकते, तो अब मुझे लगता है आप लोग जाते थे उनके पास। मैं ही खुद जाता था वहाँ पे। ये बहुत बड़ी बात है कि दवा खुद चलकर मरीज के पास आ जाए, इससे बड़ा पुण्य नहीं हो सकता। तो इस संस्कार को इस युवा अवस्था में और इतनी खूबसूरत पर्सनालिटी के साथ आपने इसको मेंटेन रखा, इसका श्रेय किसको देते हैं आप? क्योंकि चाहते तो आप मॉडलिंग में भी जा सकते थे, क्योंकि जिस हिसाब से आपका रूप व्यक्तित्व भगवान ने दे रखा है। एक यही चीज है जो परमपिता परमेश्वर के हाथ में है, बहुत सुंदर। क्योंकि हर कोई अपनी दिल लिखवा के लाता है, तो उसने जो लिखा है उसको जो उस हाथों से करवाना है, तो उसके आगे कोई बड़ी ताकत है नहीं कि उस चीज़ को बदल सके। दोस्तों, आपको ये चीज़ बता दूं कि बहुत खूबसूरत, बहुत स्मार्ट व्यक्तित्व होना एक अलग बात है, उसके अंदर के जो गुण होना वो एक अलग बात है। जैसा कि आप पर्सनैलिटी को देख पा रहे हैं, एक मॉडल से कम नहीं है इस युवा की पर्सनैलिटी। डॉक्टर भी है, युवा भी है, बहुत सुंदर भी है, बहुत स्मार्ट भी है, एक्टिव भी है, और उसके बाद चाहते तो ये तमाम तरह के दूसरे ग्लैमरस सब्जेक्ट को आगे उसमें आ सकते थे, लेकिन सेवा भाव का जो इनका संस्कार था उसको आगे लेकर इन्होंने आगे बढ़ने का ये संकल्प लिया, जिसका श्रेय आप परमपिता परमेश्वर को, उसकी डेस्टिनी को मानते हैं कि उन्होंने मुझे चुना है इस काम के लिए। मेरा साथ साथ फरीदाबाद के ही हॉस्पिटल में इंटरव्यू मेरा सिलेक्शन हो गया था, तो मैंने यही चुनना बेटर समझा। बहुत बढ़िया। अभी आप किस हॉस्पिटल या किस संगठन के साथ, ऑर्गेनाइजेशन के साथ? मैं फरीदाबाद मेट्रो सेक्टर 16 में मेट्रो हॉस्पिटल के साथ जुड़ा हुआ हूँ। ईयर 2016 से मैं जुड़ा हुआ हूँ। पहले मैं एज अ फिजियोथेरेपिस्ट था वहाँ पे, फिर ऊपर वाले की ही दुआ से प्रमोट होके अब मैं क्वालिटी डिपार्टमेंट में आ गया हूँ, जिसमें हर चीज़ का ध्यान रखा जाता है, पेशेंट से जुड़ी सारी चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। थोड़ा विस्तार दे दिया उस विषय को। हाँ, मैंने थोड़ा क्षमताओं के अनुसार। क्षमताओं के अनुसार
कुछ बढ़ोतरी के अनुसार मैंने अपनी रुचि उसमें समझी। देखिए दोस्तों, जब एक व्यक्ति के अंदर सेवा का, डॉक्टरी पेशा के बारीकियों का, एक स्मार्टनेस के साथ लोगों से मिलने मिलाने का और परमपिता परमेश्वर की कृपा का जब समावेश होना शुरू हो जाए किसी पर्सनालिटी के अंदर, तो ऐसे में अपॉर्चुनिटी जो वो कर रहा होता है उससे हटके थोड़ा सा दे दी जाती है। ऐसा ही कुछ हमारे हिमांशु जी के साथ हुआ है, जिन्हों को वहाँ के संगठन ने, संस्थान ने एक अलग तरह की जिम्मेवारी डॉक्टर पेशे के साथ साथ दी है। इस पेशे में जो डॉक्टर बनते हैं उसकी जो थ्योरी है, वो थ्योरी क्या है? अगर डॉक्टर होने के नाते आपने उसको स्टडी किया हो तो वो थ्योरी क्या है, उसके बारे में? देखो, सबसे बड़ी थ्योरी जो है वो है सीख। मेडिकल ग्राउंड पे क्या थ्योरी है उसकी, वो क्या बोलते हैं उसको, और उसमें क्या चीज़ें हम यूज़ कर पाते हैं एज ए डॉक्टर? मतलब विस्तार में, जैसे मान लो अब जैसे एक तो प्रकृति चिकित्सा है, तो प्रकृति चिकित्सा में तो वो प्रकृति से जुड़े हुए कोई एक्सपेरिमेंट दे देते हैं, बताओ ये कर लो जी, वो कर लो। तो आपकी थ्योरी पे जो थेरेपी उसमें क्या यूज होता है? जो मेरी लाइन है उसमें जब हम ट्रेनिंग में भी किया करते थे और जितना मैंने अभी तक स्टडी किया है, जितना अभी तक मैंने अनुभव किया है, जितने पेशेंटों से मिला हूँ, जो मेरी थ्योरी ये रही है, अगर हम चिकित्सा के उस पर जाएं तो मेन है कि हमें किसी भी तरह से पेशेंट को सेटिस्फाइड करना है, उसको अच्छे से अच्छी फैसिलिटी प्रोवाइड करनी है। वो जो थ्योरी रहती है उसको सुयोग में क्या क्या किस चीज़ से उसको ट्रीट किया जाता है, वो क्या? सुयोग में कई तरह की थ्योरी हैं। आप थेरेपी ही हैं जो सुयोग में कई तरह की थेरेपीज हैं। जैसे आप सीड थेरेपी है, सीड थेरेपी है। कई आपने देखा होगा कि मटर के दाने लगा के या चने के दाने लगा के है ना, या मेथी दाने लगा के उनसे हम आगे चिकित्सा दे पाते हैं। उससे इलाज हो जाता है? वैसे उससे काफ़ी हद तक इलाज होता है, काफ़ी हद तक ठीक भी होता है, लेकिन इनिशियल स्टेज पे बीमारी बहुत बड़ी होगी तो उससे इलाज भी बहुत लेट होगा। क्रॉनिकल डिजीज का भी इलाज है उसमें? क्रॉनिकल डिजीज का इलाज है, लेकिन समय देना पड़ता है, समय देना पड़ता है। इसमें पेशेंस बहुत जरूरी है। अगर आपके पास पेशेंस नहीं है, आजकल की दुनिया में तो वैसे भी पेशेंस कम है। आजकल हम सोचते हैं कि हम दवाई लें और ठीक हो जाएं, वो किसी चीज़ का पेशेंस खो चुके हैं। ये अभी कोरोना जो आया उसमें इम्यून सिस्टम की बात हुई कि जिसका इम्यून सिस्टम स्ट्रेंथन है वो ठीक है, और जो नहीं है वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब भी हुआ, परेशान भी हुआ, काफ़ी परेशानी महसूस करी, और कहीं ना कहीं लोगों ने उसको, परिवार के सदस्यों को कहीं ना कहीं खोया भी है उस विषय पर। तो इम्यून स्ट्रेंथन करने में भी ये कोई रोल निभाता है, या बस सिर्फ ये थेरेपी या थ्योरी जो है वो विशेषकर रोग को ठीक करने में है? देखिए, इम्यून स्ट्रेंथन की बात करेंगे तो उसके लिए सबसे अच्छी चीज़ है योग। अच्छा, योग है, उससे बड़ी कोई चीज़ नहीं है। अच्छा, ये जितनी भी फिजियो निकली है, जो भी एक्सरसाइजेज निकली है, ये सारी योग से ही निकली गई है। योग में से निकला है। जो योग कर रहा है, अपना जो तीनों तासीर हैं, वात कफ पित्त, उसके ऊपर काम कर रहा है, उससे बड़ी कोई चीज़ नहीं है। तो आपकी थेरेपी भी इस पे कहीं? हमारी थेरेपी काम करती है, जो कलर थेरेपी है वो काम करती है, जो मैग्नेट थेरेपी है वो काम करती है, जो सीड थेरेपी है वो भी काम करती है। कहीं ना कहीं चीज़ों को बैलेंस करने में हम बैलेंस करवा सकते हैं। देखिए दोस्तों, प्रकृति चिकित्सा में से एक विधा निकली, जिस विधा का नाम सुयोग लिख रहा, कलर थेरेपी उसको बोलते हैं एक, और उसमें एक जो एक्यूपंक्चर, सब ब्रांचेज, ये सब ब्रांचेज हैं। जड़ सुयोग है। तो ऐसे में अगर देखा जाए तो जहाँ एक और बड़ी महंगी दवाइयाँ, बड़े महंगे हॉस्पिटल, बड़े महंगे लाइफस्टाइल के से जुड़े हुए हेल्थ सेंटर बने हुए हैं, वहाँ पर ऐसे में प्रकृति चिकित्सा से जुड़े हुए कुछ छोटी सी प्रयासों के साथ कुछ बड़ी सफलताओं को हासिल करने का श्रेय भी इस थेरेपी को, इस थ्योरी को जाता है। इसके लिए डॉक्टर हिमांशु के लिए हम ब्लेसिंग्स भी करेंगे, और इनके लिए हम चाहेंगे कि भाई इस प्रकार की थ्योरी पर अगर ये विश्वास रखते हैं, इन्होंने अपना कैरियर बनाने में सालों पर लगाए हैं, तो इसमें साइड बाय साइड अपना जो भी प्रैक्टिस हो सकती है समय निकालने में निकालते रहें। अभी युवाओं को लेकर, कैरियर को लेकर डॉक्टरी प्रोफेशन के अंदर अलग अलग तरह की थ्योरी हैं, अलग अलग तरह के सेगमेंट्स हैं, अलग अलग तरह की प्रैक्टिसेस हैं।
तो जहाँ एक और नेचर के पक्ष में कम लोग काम कर रहे हैं, नेचर के पक्ष में काम करने की तादाद ज़्यादा है, और जब हम डॉक्टरी पेशे में आते हैं तो वहाँ पर लोगों की हालत बिल्कुल थोड़ी सी ऐसी स्थिति में आ जाती है, जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो काफ़ी पैसे का नुकसान भी हो सकता है, कई बार जान भी चली जाती है स्थितियों में। तो ऐसी स्थिति में कोई विशेष कोई थेरेपी काम करती है, या ये लक है डॉक्टर प्रोफेशन में? जो जो मरीज बन के आया डॉक्टर प्रोफेशन से जुड़ा हुआ आदमी जो आता है, वो उसका लक है, उसका कार्मिक अकाउंट है, क्योंकि आप नेचर को मानते हैं, भगवान को देखिए, मानते हैं। मैं जितना डॉक्टरी लाइन से जुड़ा हूँ उतना स्पिरिचुअल भी जुड़ा हूँ। अरे वाह, क्या बात है। कहीं ना कहीं इंसान के कर्म भी होते हैं। हम्म, आपने सुना होगा पीछे कि छींक आई, अटैक आया, एक्सपायर हो गया। वो, लोग उसको कहते हैं मर गया, एक्सपायर हो गया, टाइम आया हुआ था। जी जी जी। लेकिन उसके अच्छे कर्म में कई लोग ऐसे भी देखे हैं हमने, अपने जितने भी रोगी देखे हैं हमने, जितने पेशेंट देखे हैं, कई ऐसे भी देखे हैं हमने कि वो 7-7 साल से बेड पे पड़े हुए हैं, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई करने वाला नहीं है। दरअसल कई मरीज ऐसे आते हैं कि नीचे से ही घर वाले देख के जा रहे हैं और ऊपर मरीज पड़ा हुआ है। तो वो जाना और ये जाना जमीन आसमान का फर्क है। मैं सोचता हूँ कि इसमें कर्म का बहुत बड़ा योगदान है। कार्मिक अकाउंट कहीं ना कहीं है। कार्मिक अकाउंट कहीं ना कहीं नहीं, हर जगह कार्मिक अकाउंट ही माना जाता है मेरे हिसाब से तो। और जहाँ तक बात करी जाए हॉस्पिटल्स की या चिकित्सा जो प्रणाली चलती आ रही है हमारी, जितने डॉक्टर्स वगैरह हैं, इनका बहुत बड़ा सहयोग है उसको बैलेंस करने में। हेल्थ सेक्टर पहले से ज़्यादा इम्प्रूव हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है, बताने में कोई गुरेज नहीं होना चाहिए हमें कि हेल्थ सेक्टर काफ़ी इम्प्रूव हुआ है, और आदमी की आयु पहले के बनस्पत थोड़ी सी बढ़ी है हेल्थ सेक्टर की सर्विसेज की वजह से ऑल ओवर वर्ल्ड। क्योंकि आजकल जो हमारा खान पान है, हमारा नेचर है, हमारा पर्यावरण है, तो इसके हिसाब से अगर ये हेल्थ सेक्टर ना हो तो इतनी ज़्यादा आयु की उम्मीद भी हम नहीं कर सकते। पुराने समय में थोड़ी सी कम, पुराने समय में पुराने लोग जो चला करते थे, साइकिल चलाते थे, आजकल इंक्लूडिंग मी, मेरे को भी अगर जाना होता है गली के बाहर तक तो मैं गाड़ी स्टार्ट करके जाता हूँ। नेचुरल पहले के लोग साइकिल या चलना ज़्यादा प्रेफर करते थे। लाइफस्टाइल अगर लाइफस्टाइल ऐसे ही रहता और डॉक्टर्स ना होते तो ये आयु इतनी ज़्यादा हो सस्टेन करना मुश्किल हो जाता। देखिए दोस्तों, लाइफस्टाइल को लेकर डॉक्टर कमांचो ने बोला है कि भाई अगर हम अपनी लाइफस्टाइल को थोड़ा सा अगर अपने हाथों में रख कर चलें, थोड़ा संभाल के चलें, तो डॉक्टर के यहाँ जाने वाला समय थोड़ा सा, जो भी वहाँ पर आने जाने की असुविधा या जो भी तमाम तरह की जो आपको लगता है कि वहाँ जाकर ठीक नहीं होना चाहते हो, घर रह के ठीक होना चाहते हैं, तो उनके लिए प्राकृतिक चिकित्सा और एक्यूपंक्चर या सुजोग जैसी थेरेपीज काफ़ी कारगर हो सकती हैं। थोड़ा सा बैलेंस करके चलें, थोड़ा डिसिप्लिन करके चलें। अभी आपने एक बात कही कि आपकी रुचि अध्यात्म में भी है। ये अध्यात्म क्या है आपकी नज़र में? और इस युवा साथी का इतनी स्मार्टनेस के साथ अध्यात्म के विषय पर बात करना मेरे लिए भी क्यूरियोसिटी है। देखिए, जो आपकी आत्मा को परमात्मा से जोड़ दे, क्या बात है, उससे बड़ी व्याख्या नहीं की जा सकती। दोस्तों क्या लगता है कि ये या तो पढ़ के आए मैंने कोई क्वेश्चन इनको एडवांस में नहीं बताया हालांकि मेरे से पूछ रहे थे कि भाई मैं किस विषय पे मेरे को आप पूछेंगे, तो मैंने कहा मैं वो प्लान नहीं करता, क्योंकि ये बाई नेचर ऊपर से ही आता है, नेचर ही हमें बताती है, गाइड करती है कि कई बार मैं चीज़ों को पढ़ भी जाता हूँ। मैं इस्कॉन वालों के पास भी जाता हूँ कई बार, और विवेक बिंद्रा जी हैं, डॉक्टर विवेक बिंद्रा, उनके भी मैंने पढ़े हैं सेमिनार्स। मतलब मैं पर्सनली अटेंड नहीं करे, बट मैंने वाया यूट्यूब चैनल वगैरह और इन सब में स्टडी करी है, रुचि है। और संदीप महेश्वरी हैं, मतलब मैं इन सब चीज़ों में थोड़ा सा इन्वॉल्व हूँ कि मेरे को कुछ ना कुछ कंटेंट सुनने को मिलता रहे, ये सब चीज़ें, ताकि दिमाग और जगह से लगाने से अच्छा कि हम एक लॉ से जुड़ें जो आखिर वही है हमारा। देखिए दोस्तों, मैं ऐसा मानता हूँ कि स्मार्टनेस, एक्टिवनेस और ग्लैमरस पर्सनालिटी होना किसी का भी भाग्य हो सकता है, लेकिन उसका उपयोग करना ये उसकी स्किल या उसकी समझ या उसके संस्कार होंगे, या उस परमपिता परमेश्वर का उसको आदेश होगा। ऐसा ही कुछ हम डॉक्टर हिमांशु की पर्सनालिटी में देख पा रहे हैं।
चाहते तो ये, मैं फिर कहूँगा, चाहते तो ये किसी मॉडलिंग के किसी सेक्टर में या किसी बड़े ग्लैमरस इंडस्ट्री के किसी सेक्टर में आ सकते थे, लेकिन इनकी ज़बान से अध्यात्म, प्रकृति, इस प्रकार के विषयों को जब हम सुन रहे हैं तो मुझे बड़ा अच्छा भी लग रहा है और मुझे बड़ा क्यूरियोसिटी लग रही है। मैं ऐसा मानता हूँ कि इलेक्ट्रोवर्ट रिसर्च फाउंडेशन के ब्रांड एम्बेसडर हो जाएंगे। तो क्योंकि ब्रांड एम्बेसडर के लिए थोड़ा सा लाइफस्टाइल के हिसाब से, थोड़ा सा पर्सनालिटी वाइज होना अच्छा माना जाता है, तो एक फेस भी होना चाहिए। शुरू में हमने इलेक्टेड युवा के नाम पर 2 युवाओं को हमने लिया भी था और फिर बाद में वो टीम धीरे धीरे कम होती चली गई, कुछ नए लोग आ गए। तो भविष्य में इस प्रकार की जो चेतनाएं हैं, इस प्रकार के विषय हैं, इस पर हम डिस्कशन करते रहते हैं, ये करते रहेंगे। हमारे द राइट पीपल में आज आप आए और आपने हम अपना कीमती समय दिया। आज इस विषय पर अपनी तरफ से कोई मैसेज आप देना चाहेंगे, अपनी पर्सनैलिटी को ओवरऑल समराइज करते हुए या दुनिया को देखते हुए, जैसे आपको ठीक समझते हैं? देखिए, मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि अपने एनवायरनमेंट पे काम करें, अपनी सोल पे काम करें, क्या बात, और उस परमात्मा पे काम करें। आप बिलीव करते हैं सोल परमात्मा में है कुछ मैं ऐसा? बहुत बिलीव करता हूँ, मैं बिलीव करता हूँ, नो डाउट मैं बिलीव करता हूँ, और मैंने कई चीज़ों में उसको अपने साथ खड़ा पाया भी है। अच्छा, एहसास है उसका? एहसास है उसका। कैसे दिखाई पड़ता है? कभी महसूस किया हो तो कभी बताएं हमें। हवा महसूस नहीं होती, दिखाई नहीं देती, महसूस कर सकते महसूस हो, कर सकते हैं। है ना। तो उसका साथ महसूस कर सकते हो, वो दिखाई कभी नहीं देगा। अगर आप उससे जुड़ोगे, देखो हमारे पास कोई आता है, हमारे पास पूरा हॉस्पिटल है, अगर आप एक भी बंदे को हॉस्पिटल में जानते हो तो आप उससे हेल्प मांगते हो बिल्कुल, कि ये डॉक्टर हैं, एक बार बात कर लो। उम्मीद भी बनती है। वो जाते हैं कि डॉक्टर साहब ऐसा है, मेरे घर का बंदा है, थोड़ा देख लेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। उम्मीद बढ़ जाती है। उस उम्मीद बढ़ जाती है। यही सब ऊपर चल रहा है, अरे यही सब ऊपर चल क्या रहा है। बात है। आप किसको मानते हो? शेरा वाली माँ को मानते हो, गणेश जी को मानते हो, शिव जी को मानते हो, शनिदेव को मानते हो। मैं बहुत बड़ा भक्त हूँ शनिदेव का। अरे बहुत बढ़िया। ठीक है, तो ऊपर भी यही चल रहा है। आपके पास दुख आएंगे, दुख सबके पास है, एक तड़का अलग है सबके पास, एक चैप्टर अलग है सबके पास, एक कलर अलग है सबका दुख का। दुख सबके पास है, कोई योगी नहीं बचा, कोई नीचे लेवल का भोगी नहीं बचा, कोई रोगी नहीं बचा, है ना। तो दुख सबके पास है, तो ऊपर भी ये सब चल रहा है। गणेश जी को मानते हो, बहुत वो करिए आपने राहु अब दंड देने आ गया, गणेश जी कहते हैं कि मेरा बंदा है, थोड़ा देख लियो आराम से। अरे वाह। दुख तो देना है, दुख तो देना, जितना उसने कर्म किया है, समझ पा रहे होंगे जी, जितना उसने कर्म किया है गलत, दुख तो आएगा। लेकिन ऊपर गणेश जी मेरा बंदा है, थोड़ा रियायत बरत दियो। तो ऐसे ही मेंटोर होना चाहिए, आध्यात्मिक मेंटोर होना चाहिए। कहने का भाव यह है कि एक आध्यात्मिक मेंटोर होना चाहिए, गुरु के रूप में, भगवान के रूप में, किसी साईं या किसी शनि के रूप में, किसी गणेश जी के रूप में, किसी के रूप में आपका एक मेंटोर होना चाहिए, जिससे आप मदद मांग सको, जिससे आप कह सको, जिससे उम्मीद कर सको, जिसको आप कह सको कि हाँ ये साथ खड़े हैं मेरे, साथ खड़े। एक जस्ट लाइक गार्जियन, है ना, आध्यात्मिक गार्जियन। आध्यात्मिक गार्जियन, क्या बात है, वो होना चाहिए आपके साथ। आध्यात्मिक गार्जियन। आप किसी एक को अपना हाथ पकड़ाओ, उसका हाथ मत पकड़ो। कभी भी बेटा बाप का हाथ छोड़ देगा भाव में, लेकिन बाप बेटे का हाथ नहीं छोड़ेगा, कितना बड़ा भाव आ जाए। तो भगवान को अपना हाथ पकड़ाना, ना कि उसकी उंगली पकड़नी है। उसको सिर्फ इतना कहना है कि मैं तेरे पे समर्पण, तू मेरा हाथ पकड़ ले, मैं तेरे पैर नहीं पकड़ूंगा, मैं तेरी उंगली नहीं पकड़ूंगा, तूने मेरा हाथ पकड़ना है। अब दुख है सुख है, तू हाथ मत छोड़ियो। और हम पता है कि वो छोड़ेगा नहीं, क्योंकि बाप अपने बेटे का हाथ कभी नहीं छोड़ता, चाहे कितनी बड़ी मुसीबत आ जाए। आप देख पा रहे हैं विश्वास की परिकल्पना हिमांशु जी की, एक परमपिता परमेश्वर की उस शक्ति के प्रति, उस आस्था का, उस विश्वास का उदाहरण आप जीता जागता अपने सामने देख पा रहे हैं। ये शिद्दत है उस इंसान की जिसको डॉक्टर हिमांशु के रूप में लोग कहीं शायद सेवा भाव की वजह से कहीं प्यार भी करते होंगे, कहीं श्रद्धा भी इनके प्रति होगी, कहीं ना कहीं इनके प्रति विश्वास भी होगा, और कहीं ना कहीं लोग इनको भगवान का दर्जा भी देते होंगे अगर किसी को बचा दिया होगा कभी। इस व्यक्ति का भी कहीं आस्था का विषय अगर जुड़ा हुआ है तो उस परमपिता परमेश्वर की शक्ति के प्रति जुड़ा हुआ है, जिसके प्रति ऐसा मानते हैं कि उसको पिता के तौर पर अगर आप देख लें, उसको उंगली ना पकड़ के सिर्फ उसको आस्था रख ले, उसको हाथ पकड़ा दे, उसकी उंगली ना पकड़े, अपना हाथ पकड़ा दे, कितनी बड़ी बात कही है। अब इस प्रकार की बातों को अगर विवेचना की जाए तो ये बहुत लंबा विषय हो जाता है, और ये
एंडलेस टॉपिक endless है। topic। इसका कोई अंत नहीं। इसका कोई अंत नहीं। फिर भी एक मैसेज है डॉक्टर हिमांशु का कि आपको अपना मेंटोर, आध्यात्मिक मेंटोर, स्पिरिचुअल मेंटोर होना आपको रखना बहुत जरूरी है इस भीड़ की दुनिया में। मेटेरियलिस्टिक चीजों को छोड़ के ना, वो अपना एक- छूट जाती है उसके साथ आने से, एक उस जबरदस्ती नहीं छूटता, एक उस अकेले के आने से चीज को महसूस करें। महसूस कर रहे हैं। उसका कोई तरीका है आपके यहाँ, कोई तौर तरीका है? उसका सबसे बड़ा तरीका ये है कि मेडिटेशन और आस्था। मेडिटेशन एक विश्वास। मेडिटेशन के बहुत सारे तरीके, तो अंडर गाइडेंस करनी चाहिए या कोई भी कैसे कर ले? देखो, मेडिटेशन का एक तरीका है कि आप एकांत में बैठ जाओ, अपने नाम जप लो, नाम जप लो, ध्यान कर लो, अपने सेंटर ऑफ आई कर लो। लेकिन मेरी नज़र में अलग है। मेरी नज़र में है कि आप अकेले तो रहो, दिन में 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट कहीं अकेले तो रहो, लेकिन आपके साथ साथ क्या चल रहा है उसको होने दो। आपके दिमाग में क्या बात आ रही है उसको आने दो। क्योंकि एक बहुत कड़वा और अटूट सच है, दृष्टा भाव, कड़वा और अटूट सच है, कोई भी चीज़ फिक्स नहीं है। कोई भी चीज़ फिक्स नहीं है। आज हम यहाँ बैठे हैं, एक क्षण का नहीं पता। आज हम बड़ी से बड़ी कंपनी में काम कर रहे हैं, हमारा एक क्षण का नहीं पता। कोई भी चीज़, मेरी कही हुई बात फिक्स नहीं है, कुछ भी फिक्स नहीं। तो ऐसे ही विचार आएंगे, लेकिन वो फिक्स नहीं रहेंगे, उनको आने दो। कब तक आएंगे? एक लिमिट होती है किसी भी चीज़ की, कि विचार आएंगे भी तो कब तक आएंगे। बस उन विचारों के साथ बस महसूस करो चीज़ों को। देखिए, बड़ी बारीक चीज बताई है हिमांशु जी ने। ये कहते हैं कि अगर आपको इतनी भौतिक जगत में कहीं सुकून नहीं मिल रहा, कहीं खुशी नहीं मिल रही, कहीं आनंद नहीं मिल रहा, कोई बेचैनी है या कोई तकलीफ है या कोई अजीब सा दर्द है या कुछ भी आप ढूंढ रहे हैं वो मिल नहीं रहा है, तो उसका सिंपल तरीका ये है कि आप उसको अपने व्यक्तित्व तो नहीं बोलूँगा, अपने शरीर को, अपने शरीर के अंदर चलने वाली जो विचारों की जो भी उथल पुथल है उसको सिर्फ देखना शुरू कर दो। देखना शुरू। एक सेलिब्रिटी है जिसका नाम नहीं लूँगा मैं, और उस बहुत बड़े सेलिब्रिटी हैं बॉलीवुड के, ये उनके पिता ने उनको बोली थी कि एक समय ऐसे आया था जिन्होंने माना भी कि मैं पैसे को लेकर वो काफ़ी नुकसान हो गया था मेरा, और मैं कहीं ना कहीं सुसाइड करने चला गया था। और उस परिस्थिति में जब वो काम मांगने की स्थिति भी नहीं थी और बहुत बड़े सेलिब्रिटी होने के बाद कोई काम भी नहीं दे रहा था, तो उनके पिता के शब्द उनके कानों में पड़े कि भाई ये तो ठीक है, सुसाइड तो तू कर लेगा, लेकिन वो जो आपने बात कही वो उन्होंने भी बोली थी उनको। उन्होंने ये बोला था कि जैसे समुद्र के अंदर बहुत ज़्यादा किनारा ना मिले किसी भी को, तो उसको अपने आप को छोड़ देना चाहिए, छोड़ देना, लहरें अपने आप आपको किनारे पर ले जाएंगी। ले जाएंगे। तो ऐसा ही कुछ भाव डॉक्टर हिमांशु ने हमें बताया कि अगर जीवन में कभी कोई परिस्थितियां ऐसी हों जिस पर आप काबू ना पा रहे हो, कोई समस्या ऐसी हो जिसका समाधान ना मिल पा रहा हो, कोई ऐसी परिस्थिति में हो जिसमें आपको लगता है कि बेचैन है और बहुत ज़्यादा हैरान और परेशान है, तो ऐसी स्थिति में उसको सिर्फ देखना शुरू कर दें। निश्चित तौर पर 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन के बाद आपको अपने आप उसका रास्ता मिल जाएगा। और बशर्ते वो ये उस पर्टिकुलर उस व्यक्ति कि उस शक्ति, उस परमपिता परमेश्वर के उस रूप को भी महसूस करने का प्रयास करें, जब भले आप नास्तिक हो। एक बार कहो तो सही यार मैं नास्तिक हूँ, तो देखो, नास्तिक कोई नहीं होता, बस वो हमारी विचारधारा होती है जो हमें नास्तिक बनाती है। अच्छा, नास्तिक कैसे हो सकता है? वो इस दुनिया में आया है, अच्छा, इस दुनिया में आया है, यहाँ की सारी चीजों को भोग रहा है। किसकी वजह से? परमात्मा की वजह से। देखिए, जो लोग भगवान में विश्वास नहीं रखते उनके लिए नास्तिक वर्ड यूज किया जाता है, और हमारे डॉक्टर साहब ये कह रहे हैं कि भाई नास्तिक कोई नहीं होता। वो बस अपने मन की विचारधारा होती है कि मैं नास्तिक हूँ। मैंने जो मान लिया, मतलब जिसके अंदर मैं आ गया ना, वो नास्तिकपन थोड़ा सा बढ़ जाता वो है, उसके अंदर नास्तिकपना बढ़ जाता है, ईगो और ये सब चीज आती है। अब मैं बोल चुका हूँ समाज में कि मैं नास्तिक हूँ, तो अब मैं बन के दिखाऊंगा, पर वो पीछे से होता नहीं है। बचपन से कोई सीखता वो नहीं आता कि वो नास्तिक है। एक विचारधारा कि मैं बोल चुका हूँ। परिस्थितियां, जैसे अब कोई सीए कर रहा है, मैं समाज में फैला चुका हूँ, मैं सीए कर रहा हूँ, नहीं कर पाता, सुसाइड कर लेते हैं, फेस नहीं कर पाते। ऐसे ही नास्तिक आस्तिक का होता है। मैं बोल चुका हूँ नास्तिक हूँ, नास्तिक हूँ, नास्तिक हूँ, नास्तिक हूँ, होता कोई नहीं है। सीख के कोई नहीं आता। नास्तिक वर्ड सीख के शुरू से। अच्छा, वैसे बड़ी गहरी चर्चा होती जा रही है। आस्तिक भी नास्तिक हो सकता है, नास्तिक भी आस्तिक हो सकता है, वैसे तो परिस्थिति अनुसार। परिस्थितियों के अनुसार
भगवान को छोड़ना और पकड़ना हो सकता है, आस्तिक और नास्तिक नहीं हो सकता। क्या बात है ना। कोई काम नहीं हो प्रसिद्धि रहा के अनुसार छोड़ना पकड़ना हो सकता, आस्तिक और नास्तिक नहीं हो सकता। क्या बड़ी बात कही है। और हम छोड़ सकते हैं, जैसे मैंने पहले कहा था, अगर हमने एक बार हाथ पकड़ा दिया वो नहीं छोड़ेगा। आपकी मुट्ठी वहाँ खुलती रहेगी, बंद होती रहेगी, लेकिन उसकी मुट्ठी बंद ही रहेगी। बहुत खूबसूरत विवेचना है। तो आप जितना मर्जी कह लो मैं नास्तिक हो गया हूँ, फिर 10 दिन बाद कह लो मैं गणेश जी को पकड़ लिया, फिर 10 दिन बाद छोड़ दो मैंने किशन जी को पकड़ लिया, लेकिन जिसने पकड़ लिया आपको एक बार, जिसको आपने अपने दिल से पकड़ा दिया, वो नहीं छोड़ेगा। बड़ी सारगर्भित संदेश के विवेचनाओं को डॉक्टर साहब ने दिया है। अगर कुछ समझ पाए, वहाँ तक पहुँच पाए, यही इस इंटरव्यू का मूल उद्देश्य है। इनलाइटनमेंट रिसर्च फाउंडेशन इन्वायरमेंट और इनलाइटमेंट 2 विषयों पर विशेष तौर पर काम करता है, और दोनों की पकड़ डॉक्टर हिमांशु के व्यक्तित्व में, उनके जीवन में साफ दिखाई पड़ती है। इन जैसे युवाओं के साथ, डॉक्टर हिमांशु जैसे युवाओं से प्रेरणा लेकर अगर कोई युवा साथी अगर अपने जीवन में कोई तब्दीली कर पाया, उसके जीवन में कोई बदलाव आ पाया, तो हम समझेंगे इनलाइटनमेंट रिसर्च फाउंडेशन के संगठन का स्थापित करने का जो उद्देश्य है वो सफल हो गया। मैं ज़्यादा लंबा इस विषय को आगे पर चर्चा ना देते हुए किसी और विषय पर डॉक्टर साहब को, डॉक्टर हिमांशु को हम वापस लेकर आएंगे और रेगुलर लेकर आएँ प्रैक्टिस में, ताकि आप लोगों इनकी जो विचारधारा है, इनकी जो अनुभव है, उनको डे रूटीन में सुने। एक पर्सनैलिटी की पाठशाला हमारा कॉन्सेप्ट है, उसको हम ऑनलाइन लेकर आना चाह रहे हैं, जिसमें हमें एक्सपर्ट्स की ज़रूरत भी है। तो उसमें तन मन धन आत्मा गुण ज्ञान विवेक बल बुद्धि चेतना के हमारे 10 सेगमेंट्स हैं, जिसमें से आप तन के ऊपर भी बोल सकते हो, मन के ऊपर भी, गुण ज्ञान विवेक बल बुद्धि, आप ओवरऑल सब्जेक्ट। देखो मैं तो उस परमेश्वर का बंदा हूँ और आप मेरे को मिले हो, आप जैसे जैसे कहोगे भाई हाथ पकड़े चलाएगा, हम चल पड़ेंगे। देखिए, प्रभु का हाथ पकड़ा हुआ इंसान बहुत कम लोगों को मिलता है, कम समय पर मिलता है, और जल्दी से मिलना बड़ा भारी हो जाता है। अगर हमें भगवान ने, उस परमपिता परमेश्वर ने इस युवा के रूप में हमें अपना दूत भेजा है, तो निश्चित तौर पर इनका जो अनुभव है, इनके ज्ञान का जो सदुपयोग इनलाइटनमेंट रिसर्च फाउंडेशन जरूर करेगा। मैं इन्हीं शुभकामनाओं के साथ भाई को अपनी शुभकामनाएं देता हूँ इनलाइटनमेंट रिसर्च फाउंडेशन की तरफ से। और डॉक्टर हिमांशु के लिए हम ये कहते हैं कि ये हमारे इस इनलाइटनमेंट रिसर्च फाउंडेशन में द राइट पीपल में आए, इसके लिए धन्यवाद। और इसके किसी भी विषय के साथ ये जुड़ना चाहें तो इनका स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार।